नमस्कार। O2IAS एकेडमी के इस चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम नीलम है और आज हम आपके सामने चर्चा करेंगे HCS मेंस के हिंदी के पेपर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में, जो कि है पद्यांश की व्याख्या का भाग। और पिछले 3 सालों में इसमें काव्यात्मक यानी कि पद्यांशों को लेकर कुछ सवाल पूछे जाते रहे हैं, जिनकी हमें व्याख्या करनी होती है। यानी प्रसंग, व्याख्या और भाव, इन तीनों को हमें इसमें लिखकर बताना होता है। तो इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि किस तरह से व्याख्या की जाती है, किस तरह से इस भाग को जो है हमें पेपर में अटेम्प्ट करना होता है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज जो भी मैं आपको व्याख्या से जुड़ी हुए जितने भी प्रश्न आपको मैं बताऊँगी, जितने भी उदाहरण मैं आपको बताऊँगी, उसको देखने के बाद आपने उन पद्यांशों को लेकर प्रसंग, सरल शब्दों में व्याख्या और उसमें से जो उसके भाव और विशेष हैं, आप उन्हें लिखकर हमारे इस नंबर पे आप अपने क्वेश्चंस के जो प्रैक्टिस करेंगे वो इस नंबर पे भेजिए। हम उन्हें इवैल्यूएट करेंगे और फिर हम आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पद्यांश की व्याख्या के बारे में। पद्यांश क्या है और किस तरह से इसकी व्याख्या होती है, साहित्य में इसका क्या महत्व है, और दूसरी बात कि पद्यांश को हम किस तरह से एक अच्छी व्याख्या उसकी किस तरह से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे कवि हैं जिनकी कविताएं हम पढ़ते रहते हैं, और उन कविताओं के भाग को ही, उन कविताओं की जो कुछ पंक्तियां होती हैं, उन पंक्तियों को हम पद्यांश कहते हैं। यानी कि एक पद या एक कविता का अंश जो रहता है, उन्हें हम पद्यांश कहते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि जो कविता की जो पंक्तियां होती हैं, उनमें कई प्रकार के अलंकार, कुछ ऐसी काव्यात्मक भाषा का प्रयोग होता है और कई प्रकार के और सौंदर्य, जिससे हमारी जो भाव हैं, जिन्हें हम अभिव्यक्त करना चाहते हैं, उन अभिव्यक्तियों को और सुंदर रूप से अभिव्यक्त करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, ऐसे तत्वों का प्रयोग किया जाता है। तो जिसके कारण जो है कविता में जो भाव झलकते हैं वो हमारे सामने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुत होते हैं। साहित्य में इसका क्या स्थान है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि जब अपनी भावनाओं को काव्यात्मक रूप से प्रस्तुत करते हैं, तो उससे मन में एक हमें बहुत ही कहते हैं कि उससे कई सारे रसों की अनुभूति होती है। और एक और चीज़ है जो बहुत ही ख़ास है यहाँ पर, वो ये है कि जो काव्यात्मकता है, उससे बहुत ही कम शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने की जो हमारे कवि हैं, उनके पास कला इसी काव्यात्मक पंक्तियों से, कविताओं से उनके सामने आती है। तो साहित्य में व्याख्या करना आवश्यक क्यों है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि उसमें बहुत बड़ी बात कही होती है, जिसे हम विस्तार से अपनी व्याख्या भाग में उसे हम विस्तार से बताते हैं। प्रसंग का भी इसमें बहुत अच्छा योगदान रहता है, क्योंकि प्रसंग के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई हैं, उसके रचयिता कौन है, और क्या वो आपकी पाठ्य पुस्तक है, यानी कि आपकी सिलेबस से जुड़ी हुई कोई किताब है, और ये सब चीज़ें जो हैं आपको उसमें बतानी होती हैं। व्याख्या के बाद एक और भाग रहता है इसका, जिससे आप भाव या विशेष भी कहते हैं। और ये भी इसमें आपको कुछ विशेष चीज़ों के बारे में, जो भाषा के रूप से काफ़ी विशेष रहती हैं, उनके बारे में बताना रहता है। जैसे भाषा किस प्रकार की है, सरल है या थोड़ी सी कठिन है, या फिर उसमें जो शब्द किस तरह के प्रयोग किए गए हैं, तत्सम शब्दों का प्रयोग है या तद्भव शब्दों का प्रयोग है, या फिर खड़ी बोली का प्रयोग है, या सीधी सपाट भाषा का प्रयोग किया गया है, या किस तरह के अलंकार बताए गए हैं उसमें, या किस तरह की और जो जिसे आप काव्य को जिसके कारण काव्य और सुंदर दिखाई दे रहा है, उन सब तत्वों का उसमें प्रयोग किया गया है। तो ये सब चीज़ें हमें भाव में पता चलती हैं। हिंदी में पद्यांश की व्याख्या किस तरह से की जाती है, क्या है ये, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और विस्तार से बताऊंगी। जो व्याख्या भाव है वो आपको, जैसे कि मैंने बताया था, छोटी से एक पद्यांश को आपको बहुत ही विस्तार उसको देना है, उसको आपको अच्छे से समझाना है, उसे आप कहेंगे व्याख्या का भाव। थोड़ा सा भावार्थ
और आशय से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इसका जो, जिससे आप कहते हैं कि इसका जो साइज़ रहेगा वो आशय और भावार्थ से थोड़ा सा बड़ा रहता है। और अब विस्तार करना, यानी कि उसको थोड़ा सा और एक्सपैंड करके जब आप लिखते हैं, उन बातों को बताते हैं, अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं, 2-4 उदाहरण भी डाल सकते हैं, तो उसे आप व्याख्या कहते हैं। हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम व्याख्या करते हैं तो कभी भी हमें अनावश्यक तत्वों को नहीं डालना है। अनावश्यक तत्व कहीं पर भी उचित नहीं रहता है। साहित्य की किसी भी जगह में जो चीज़ आवश्यक है या जो चीज़ संदर्भ से जुड़ी हुई है, यानी कि जिसको हमने जो उस व्याख्या भाव में, मतलब अभी जो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो है पद्यांश की व्याख्या। अगर पद्यांश में जो चीज़ दी गई है उसके अलावा बाहर का कोई भी मतलब आप कह सकते हैं जिसे अधिक हमें ज़्यादा भाव जो है प्रस्तुत नहीं करने हैं, जो अनावश्यक हो, जो उसके साथ मैच नहीं हो रहे, यानी कि जो आपस में जुड़ नहीं रहे, उन्हें हमें आपस में नहीं जोड़ना है। उसके बाद मौलिक विषय पर प्रसंग आधारित होगा, यानी कि जब आप प्रसंग लिखते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो प्रसंग, यानी कि जो पंक्तियाँ दी गई हैं, प्रसंग उसका मौलिक ही होगा, यानी जिस कविता का वो अंश है उसी कविता के बारे में बात होगी। अगर आप गलत कविता का उल्लेख कर देंगे तो आपका जो प्रश्न है वो गलत हो जाएगा और आपके इसमें नंबर कम हो जाएंगे। तो व्याख्या को जब हम और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं तो कुछ पंक्तियों को हम जब विस्तार पूर्वक लिखकर उसके भीतर क्या कहा गया है उसको जब हम अच्छे से प्रस्तुत करते हैं, उसका थोड़ा सा, जिसे आप कहते हैं कि उसे थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। पहले वो छोटी सी कुछ पंक्ति होती है, लेकिन उसका हो सकता है कि उसके अंदर जो छिपी हुई बात है वो काफ़ी विस्तार पूर्वक, मतलब उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो उसे विस्तार देने के लिए जो चीज़ कही जाती है साहित्य में उसे हम व्याख्या कहते हैं। भाषा की बात जब होती है तो मैंने जैसे आपको बताया, जो काव्य की भाषा है उसमें काव्यात्मकता होती है। काव्य की भाषा में कम शब्दों में ज़्यादा बात को समझाने का प्रयास किया जाता है, सुंदर शब्दों को पिरोया जाता है। कभी कभी शब्द बहुत ज़्यादा साहित्यिक, यानी कि थोड़े से मुश्किल शब्दों का भी प्रयोग हो जाता है, तो आपने उन मुश्किल शब्दों को अपने सरल शब्दों में परिवर्तित करके तब आप उसकी व्याख्या करेंगे। जब आप व्याख्या करते हैं तो उन सभी शब्दों का ध्यान रखते हुए आप उनको सरल शब्दों में बांट देंगे। उसके बाद पद्यांश की व्याख्या की प्रक्रिया के बारे में हम बात करेंगे कि व्याख्या होती कैसे है। किसी भी व्याख्या का प्रसंग जो है वो एक बहुत ही अनिवार्य हिस्सा है, और प्रसंग की व्याख्या करने से पहले हमें उसको लिखना मतलब आवश्यक रहता है। जैसे कि प्रसंग लिखना किस तरह से है मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले हमें ये लिखना होता है कि जो प्रस्तुत पद्यांश है या जो दिया गया उपयुक्त पद्यांश है वो रचना किसकी है, किसके द्वारा लिखा गया है, किस किताब में संकलित है, और इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है। यानी अगर आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता में से कोई पद्यांश आया है तो आप इस तरह लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक का नाम, उसके बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखी गई कविता का नाम से उद्धृत है, और इसके अंतर्गत ये कवि इस प्रकार से कुछ कहना हमें चाह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें ध्यान रखनी होती हैं। प्रसंग बहुत छोटा होता है, 2 से 3 लाइंस में आप प्रसंग को समेट सकते हैं। कोई भी अप्रासंगिक बात नहीं होगी। अगर आपको कविता का नाम पता है या आपको उसके संग्रह का नाम पता है या आपको उसके जो कवि हैं उनका नाम पता है तभी आप लिखिए, वरना आप ये अगर आप जानते नहीं हैं उनके बारे में कुछ भी तो आप गलत मत लिखिए। उसके बाद व्याख्या में प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि जब आप प्रसंग ठीक लिखेंगे तभी आप उसकी व्याख्या भी और अच्छे से कर सकेंगे, और जो उसमें मूल बात कही गई है उसको आप प्रसंग में बता सकते हैं। यानी कि इस पद्यांश में कवि का जो इशारा है किस ओर है, या कवि क्या इंगित करना चाहता है, या किसकी ओर कवि ने किस लहजे में बात कही है, या क्या कहना कवि चाह रहा है, केवल इतना आप प्रसंग में डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे
पद्यांश की व्याख्या होती कैसे है, तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हम पद्यांश की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपके सामने उदाहरण पेश कर रही हूँ वो रहीम का एक दोहा है। रहीम के दोहे उसी में से लिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको उस पद्यांश में ही जो कवि है उसका नाम छुपा होता है। जैसे अगर रहीम का दोहा है तो रहीमन लिखा हुआ आ जाएगा, अगर कबीर का दोहा है तो कबीरा आ जाएगा, और अगर किसी भी कवि का और नाम हो तो वो कई बार उसमें अपने नाम के साथ ही आ जाता है। तो आपको इतना पता चल जाता है कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस कवि के द्वारा कही गई हैं। तो अगर आपको उसकी रचना का नाम नहीं पता है तो ये उनकी पंक्तियां हैं और इतना आप लिख सकते हैं। आप ये भी जानते होंगे कि कबीर दोहे ज़्यादा लिखते हैं, तो आप कह सकते हैं कि कबीर का दोहा है या रहीम का दोहा है। और अगर आप और भी कवियों से परिचित हैं, जैसे मीरा है, मीरा की कविताएं हैं, महादेवी वर्मा की कविताएं हैं, तो इस तरह से अगर आपको पता चल जाता है तो आप उसके कवि का नाम उसमें लिख सकते हैं। तो मैं आपको पहला उदाहरण दिखा रही हूँ, बता रही हूँ उसके बारे में कि आपको इसकी व्याख्या किस तरह करनी है, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि इसका जो एक तरीका है अच्छे से, जो इसकी विधि है लिखने की, शुरू से लेकर अंत तक आपको वो किस तरह से लिखनी है। सबसे पहले है रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुरे, जुरे गांठ पड़ जाए। ये बहुत ही सरल सा एक पद्यांश है जो कि रहीम के द्वारा लिखा गया है। रहीम के दोहे नामक शीर्षक से इसको लिया गया है। तो इसका प्रसंग हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश रहीम के दोहे नामक शीर्षक से अवतरित है या लिया गया है या उद्धृत है। आप इसमें कोई भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जो रचयिता हैं, अब उनका नाम पूरा देख लीजिए आप। अब्दुल रहीम खान खाना नाम है उनका, लेकिन उन्हें हम रहीम के नाम से जानते हैं। और इस दोहे के माध्यम से रहीम जिंदगी की सच्चाई के बारे में बता रहे हैं कि जब तक आप प्रेम से किसी संबंध को चलाते हैं, प्रेम यानी ईमानदारी वाला प्रेम, अगर आप ईमानदारी से किसी संबंध को चला रहे हैं तो आप उस संबंध में स्वार्थ को मत डालिए। अगर इस तरह से वो टूट जाता है आपके किसी स्वार्थ के कारण या आपकी किसी गलती के कारण, तो उसमें बहुत सारे जो है गांठें पड़ जाती हैं, वो दोबारा पहले की तरह नहीं हो पाता। केवल इतना सा आपको यहाँ पे इशारा ही देना है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। इसके बाद कवि रहीम कहना चाहते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा ईमानदारी से, समर्पण भाव से, स्वार्थ रहित होकर ही चल सकता है। अगर आप रिश्ते में स्वार्थ रखते हैं और आप बार बार उस रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करते हैं या उसके अंदर आप बेईमानी लेकर आते हैं, तो वो रिश्ता नहीं चलेगा। अगर हम किसी तरह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए किसी रिश्ते को लेकर चलते हैं तो उस रिश्ते में धीरे धीरे गांठ पड़नी शुरू हो जाएगी, और अगर एक बार रिश्ते में गांठ पड़ जाती है तो वो दोबारा पहले की तरह जुड़ नहीं पाता। और अगर आप उसे ज़बरदस्ती जोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो जुड़ तो जाएगा, लेकिन उसमें जो पहले जैसा प्रेम था, जिस प्रकार आपका पहले वो रिश्ता था, जितना अच्छा वो पहले था उतना अच्छा अब वो नहीं रहेगा। ये इसका व्याख्या का भाग होगा। अब भाषा की हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें एक सरल सी भाषा है जो आपको समझ में आ रही होगी। सरल भाषा, सहज भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रेम में स्वार्थ को त्यागने की बात हो रही है। यदि अगर प्रेम में स्वार्थ को नहीं त्यागेंगे तो क्या होगा, रिश्तों में उलझन आ जाएगी। तो कवि ने रिश्तों में उलझन से बचने के लिए प्रेम में ईमानदारी को रखने की बात कही है, या उसकी ईमानदारी की ओर अपना इशारा दिया है या इंगित किया है। आप इस तरह से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मतलब केवल अगर जिस तरह की आपकी पंक्तियाँ रहेंगी उसी तरह की आपकी व्याख्या रहेगी, लेकिन उन पंक्तियों से ज़्यादा ही रहेगी। तो थोड़ी बहुत आप इसमें चीज़ें जोड़कर, लेकिन उन्हें अप्रासंगिक नहीं होंगी, उससे जुड़ी हुई ही बातें रहेंगी। कोई गलत उसमें आप संदर्भ नहीं दे सकते, उसी बात से जुड़ा हुआ संदर्भ आपने इसमें देना है। इसके बाद एक और उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। ये थोड़ा सा बड़ा है, आप देख लीजिएगा।
बुझत शाम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखा नहीं कबहू ब्रज खोरी, काहे को हम ब्रजतन आवती, खेलते रहो तुम नी पोरी, सुना रास्ता आता श्रवण नंद ढांस, करत करत माखन दधी चोरी, तुहरो ने चोरी हम लखेन, खेलन चलो संग मिला जोरी, सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि, वातनी भुरही राधिका भोरी। तो ये एक पद्यांश है। जैसे कि थोड़ा सा हमें पढ़ते पढ़ते ये समझ में आ रहा है कि इसमें कृष्ण जी और राधा के आपस की बात हो रही है, दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जैसे कि कहाँ रहती काकी है बेटी, यानी कि कहाँ रहती हो और किसकी बेटी हो। तो यहाँ पर जो है कृष्ण और राधा का संबोधन चल रहा है, इतना हमें पढ़ने से समझ में आया है। और राधा और कृष्ण आपस में बाल्यकाल की बात हो रही है, बच्चे हैं, दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, पहली बार देख रहे हैं और आपस में बात कर रहे हैं। तो कृष्ण राधा से कहते हैं कि तुम कौन हो, किसकी बेटी हो और यहाँ क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें ब्रज में पहले कभी नहीं देखा है। तो जवाब में राधा कहती हैं कि तुम अपने घर खेल सकते हो और हम जानते हैं, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर सबके घर से माखन चुरा कर खाते हो। तो ये दोनों के बीच की बातें यहाँ पर हो रही हैं, तो इसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। ये पढ़ने के बाद हमें इतना पता चल गया है कि इसको अब प्रसंग किस तरह से इसका हमें लिखना है। तो जब हम इसका प्रसंग प्रस्तुत करेंगे तो हम ये बताएंगे कि प्रस्तुत पद या पद्यांश या पंक्तियाँ सूरदास के द्वारा रचित हैं। अब सूरदास के द्वारा इन पदों को इन पंक्तियों को लिखा गया है और ये लीला विलास से ली गई हैं, लीला विलास से उद्धृत हैं, संबंधित हैं, ली गई हैं। आप इसे किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप इस भाग को छोड़ सकते हैं। उसके बाद प्रस्तावित पद कृष्ण और राधिका की पहली बार मिलने के प्रसंग से है, उसका वर्णन है। इस पद में कृष्ण की चतुराई से परिचय की जो दीवार है वो समाप्त होती है, यानी कि कृष्ण बहुत ही चतुराई से राधिका से बात करते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले कभी नहीं देखा, तुम किसकी बेटी हो और कहाँ रह रही हो, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। उसके बाद राधिका जो है जवाब में कहती हैं कि उनकी कमियों को दर्शाते हुए कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर सबके घरों में जाकर माखन चुराते हो और मैं तो अपने घर ही खेल रही हूँ और तुम भी खेलो। तो ऐसे ही बात करते करते कृष्ण जी राधा को अपने साथ खेलने के लिए जो है मना लेते हैं और दोनों आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है इसके बारे में। अब हम व्याख्या भाग की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो पहली बार मिले हैं राधिका से कृष्ण की गोरी, वो उन्हें कहते हैं कि गोरी तुम कौन हो, तुम कहाँ रहती हो, तुम किसकी बेटी हो, यानी तुम्हारे पिता कौन है और यहाँ पर इन गलियों में मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा है। तब वो कहती हैं कि मेरा यहाँ पर आने का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है, लेकिन मैं अगर कोई उद्देश्य नहीं होता, यानी कि मुझे यहाँ नहीं रहना होता अगर, तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आती। मैं अपने घर पे ही खेलती हूँ, अपने घर की दहलीज पर खेलती हूँ और तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, मुझे सुनाई देता है, मुझे लोग कहते हैं कि इस तरह से श्री कृष्ण ने सबका दही और मक्खन जो है चोरी किया है। तो कृष्ण कहते हैं कि क्या मैंने तुम्हारा कुछ चुराया है जो तुम मुझ पर कुछ चुराने का आरोप लगा रही हो, मैंने तो तुम्हारा कुछ नहीं चुराया। तो उसके बाद वो कहते हैं कि आओ हम मिलकर खेलें, यानी दोनों की दोस्ती हो गई है और दोनों चतुर हैं। यहाँ पर यह भी देखने को मिल रहा है कि श्री कृष्ण और राधिका दोनों ही चतुर हैं, बात करने में उनसे कोई जीत नहीं सकता। सौंदर्य, प्रेम और भक्ति, अनुराग सब कुछ श्री कृष्ण के इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के हेतु जो सूरदास लिखते हैं उनमें झलकता है। तो दोनों ही अपने साथ में खेलने लग जाते हैं और कृष्ण की जो चतुराई भरी बातें हैं उनसे राधिका के साथ खेलने के लिए राधिका उनके साथ खेलने के लिए वो बातें सुनकर तैयार हो जाती हैं।
तो ये इसका व्याख्या का भाग था। अब हम विशेष के बारे में बात करेंगे, यानी कि किसी भी गद्य या पद्य भाग की व्याख्या करने के बाद उसका विशेष भी लिखा जाता है, यानी कुछ खास बातें या कुछ अच्छे रस या छंद या कोई उसकी भाषा शैली की कोई खासियत जो आपको विशेष में बतानी होती हैं, या कोई उसमें जो भाव झलक रहा है, कैसा भाव झलक रहा है, या कोई विशेषण है या कोई ख़ास टिप्पणी है, वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे भाषा कैसी है, इस पद्यांश की जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसमें जो है सूरदास, एक तो सूरदास के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य के कवि हैं, जो कि ब्रज भाषा में बहुत अच्छा लिखते हैं। ज़्यादातर उनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में हुई हैं, और इसमें भी ब्रज भाषा का ही प्रयोग किया गया है। गाने वाले पद हैं ये, जिन्हें गाया भी जाता है, तो पद में गेयता है। उसके बाद अनुप्रास अलंकार, यानी कि जब शब्द एक ही शब्द की आवृत्ति होती है तब उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है, तो इसमें उसका प्रयोग किया गया है। और दोनों की जो बाल्यकाल है, किशोरावस्था तक जब पहुँचते पहुँचते का जो समय है, जब बच्चे को समझ में आ जाता है कि हमें किस तरह के दोस्तों का चुनाव करना चाहिए, उस उम्र की यहाँ पर बात हो रही है। और बहुत ही सरलता से दोनों के स्वभाव का, दोनों की बातचीत का यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो आपको ये देखना है कि पंक्तियों में कवि कहना क्या चाहता है, उसे ही आपने विस्तार पूर्वक अपनी व्याख्या में समाहित करना है। अगर आप जानते हैं, आपने पढ़ा है, क्योंकि जो पेपर है HCS मेंस का जो पेपर है, उसमें आपको जिस तरह के कवि पूछे जाएंगे, कुछ मुख्य कवि हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे मीराबाई हैं, सूरदास हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, अयोध्या सिंह हरिऔध है, उपाध्याय हरिऔध है, और माखनलाल चतुर्वेदी हैं, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद हैं। तो इनकी कुछ रचनाएं आप पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह लिखते हैं। और इनका जो लेखन का जो केंद्र है नागार्जुन है। अब नागार्जुन है वो गांव के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, सूरदास हैं कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में लिखते हैं, कबीर दास हैं तो भगवान के बारे में लिखते हैं, जैसे दुनिया के यथार्थ के बारे में लिखते हैं। फिर उसके बाद रहीम हैं, उनके भी दोहे हैं, वो दोहे लिखते हैं, दोनों ही दोहे लिखते हैं। उनके कबीर के और रहीम के दोहों में एक खासियत है कि दोनों के दोहों में जो है कई बार आपको नाम लिखा हुआ मिल जाता है, पद्यांशों में आपको नाम दिखाई दे जाता है, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इनकी ही पंक्तियां हैं। तो आप लिखेंगे तो इससे आपका जो सवाल जवाब देने का जो एक प्रेजेंटेशन होगा आपका, ये बहुत अच्छा बन जाएगा। इसके बाद एक और अभ्यास के लिए पद्यांश है, सरल हिंदी में जिसे आपने व्याख्या करनी है। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, कबीर वन वन में फिरा, कारण अपने राम, राम सरीखे जयन मिले, तीन सारे सब काम। तो देखिए इसमें कबीर का नाम आ गया, जैसे कि मैं बता रही थी आपको अभी। कभी कभी हमें कवियों के नाम आ जाते हैं बीच में, सवाल में पूछ लिया जाता है, जब पूछते हैं तो उसमें नाम बता दिया जाता है। तो ये कबीर का ही दोहा है, और इसमें बताया गया है कि सतगुरु की महिमा अनंत, यानी मैं आपको बताऊंगी कि आपको ये किस तरह से लिखना है। तो आप ये आप अभ्यास के लिए लिखेंगे तो तीन और दो है हर पेज में, तो 6 हो जाएंगे आपको। 6 आपने कोशिश करनी है कि आप सारे करके देखें, ताकि आपको लिखने की जो है एक अच्छे से आपका अभ्यास हो जाए, आप किस तरह प्रेजेंट कर पाएंगे उसको पेपर में। तो सतगुरु की महिमा अनंत, यानी भगवान की जो महिमा है वो अनंत है। अनंत किया उपकार, उपकार यानी बहुत इतना उपकार करते हैं वो, इतना हमारे ऊपर उनका हाथ है, उनका आशीर्वाद है जो अनंत है। लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार, यानी पूरा संसार हमें दिखाते हैं भगवान। और कबीर वन वन में फिरा, कारण अपने राम, भगवान की खोज में जो है कबीर पूरी दुनिया के जंगलों में, वन वन में हर जगह कबीर ने भगवान को ढूंढने का प्रयास किया। राम सरीखे जयन मिले, तीन सारे सब काम, यानी राम के जैसे जो लोग मिले उन्होंने उसके सारे काज जो है वो पूरे कर दिए।
तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और प्रसंग के लिए मैंने आपको बता दिया है, ये कबीरदास की पंक्ति है और आप इसका लिखिए। थोड़ा बहुत मैंने आपको इसका आइडिया दे दिया है, इसे आप और डीपली विस्तार देकर आप इसे लिख सकते हैं। एक और इसके साथ एक और अभ्यास के लिए पद्यांश है। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला मैं बिंद प्यारी की ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, एक पुष्प की अभिलाषा कविता का नाम है। तो इसमें जो पुष्प है वो ये कहना चाहता है कि प्रसंग में आप ये चीज़ें बता सकते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है, कविता का नाम है एक पुष्प की अभिलाषा। और व्याख्या में आप बताएंगे कि जो पुष्प है वो बनमाली से संबोधन करते हुए कह रहा, बनमाली यानी जो फूलों को तोड़ता है माली, उनकी बात हो रही है, उसको कहता है कि मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं है, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं किसी सुंदर युवती के गहनों में गूंथा जाऊं, यानी मुझे उसके गहने बना दिए जाएं, मुझे नहीं बनना उसके गहने, मुझे किसी माला में नहीं गूंथा जाना, किसी प्रेमी जोड़े के लिए बनाई गई माला में मुझे नहीं रहना है, मुझे नहीं चाहिए ऐसी मतलब ताकि कि मैं किसी सम्राट, किसी कोई राजा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पर उसको फूल चढ़ाए जाते हैं, दिए जाते हैं श्रद्धांजलि के रूप में, मुझे इस तरह श्रद्धांजलि नहीं बनना है किसी सम्राट के शव के सामने, किसी राजा के शव के सामने। मुझे तुम तोड़ना ज़रूर, लेकिन मुझे उस रास्ते पर ले जाकर फेंक देना जहाँ पर देश के लिए जो अपने देशभक्त वीर हैं, यानी जो देश के लिए, देश की सेवा के लिए जो अपनी जान दे देते हैं, अपने शीश नवा देते हैं, शीश चढ़ा देते हैं, उस पथ में मुझे गिरा देना। तब मुझे अपनी जो मेरा जीवन है, जो मेरी ज़िंदगी है, वो मुझे सार्थक लगेगी। तो इस तरह से आप इसकी व्याख्या करेंगे। और ये 2 हो गए। इसके साथ और है मेरे पास चातक क्या चाहता है 2 बूंद, यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता है 2 बूंद। तो उसको कोई मोती, ना उसको मोती की चाह, ना उसको है कपूर से प्यार, ना जी में है यह अरमान, तू बरसा दे उस पर जलधार, स्वाति धन धूम धूम सबोर, बहुत प्यास बन चोंच पसार, चाहता है चातक 2 बूंद, यानी जो 2 बूंद, केवल 2 बूंद प्यास की आहट में 2 बूंद चाहता है चातक, उसको किसी चीज़ का कोई लालच नहीं है, ना उसे मोती चाहिए, ना कपूर, ना उसे कुछ भी इस तरह की इच्छाएं लालसाएं नहीं है, बस उस पर तू 2 बूंद बरसा दे, बस उसे 2 बूंद की अभिलाषा है। तो आप इसे इसका प्रसंग लिखकर आप इसकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद फसल क्या है, फसल कविता है नागार्जुन की, इससे कुछ पंक्तियां हैं। फसल क्या है, और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। तो ये नागार्जुन कहते हैं कि फसल क्या है, नदियों के पानी का जादू, जो हमारी प्रकृति है, जो सृष्टा है, जिसने जीवन बनाया है, एक तरह का उसका जादू है, पानी का जादू है, हाथों का स्पर्श है, यानी जब एक किसान खेतों में जाकर फसल लगाता है, मेहनत करता है, धूप में, बारिश में, हर मौसम में, तो उसकी मेहनत का ही एक फल है फसल। और कुछ काली मिट्टी का गुण है, यानी जब मिट्टी में हम फसल को बो देते हैं तो कुछ भूरी मिट्टी होती है, कुछ काली होती है और कुछ संदली होती हैं। इनके अपने अपने गुण हैं जो अपने गुणों के हिसाब से फसलों को तैयार करते हैं, वही एक फसल है। तो किसान जीवन पर आधारित कविताएं नागार्जुन जो हैं वो लिखा करते थे। और इसके साथ ही आपके पास 2 और है मेरे पास, ये देखिए अभ्यास के लिए पद्यांश हैं। गुरु गोविंद 2 खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास की पंक्ति है, हम सब ने बहुत सुनी होगी। गुरु और गोविंद में से मैं किसे चुनूं? हमेशा हम गोविंद की जगह गुरु को चुनते हैं, क्योंकि गुरु ही वो हैं जिन्होंने हमें गोविंद को दिखाया है, यानी कि गोविंद के बारे में बताया है, भगवान के बारे में जिसने हमें ज्ञान दिया। हम तो भगवान को जानते ही नहीं थे।
अगर भगवान के बारे में हमें गुरु ने नहीं बताया होता तो हम कैसे उस तक पहुंच पाते। तो इसलिए हमारे लिए गुरु भगवान से भी बड़े हैं। तो मैं पहले गुरु के चरण स्पर्श करूँगा। भगवान के पास चरण स्पर्श करने से पहले मैं गुरु के चरण स्पर्श करूँगा। तो इस तरह से है। और एक और है, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप करें इसके इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत गति शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि का यह रजत हास, शाश्वत लघु लहरों का विलास, है जग जीवन के कर्णधार, चीर जन्म मरण के आर पार, शाश्वत जीवन नौका विहार। यानी ज़िंदगी हमेशा शाश्वत है, चलती रहती है, हमेशा है, मौजूद है और ये हमेशा ही इसी तरह से रहेगी। ज़िंदगी चलती रहेगी, संगम होता रहेगा, आसमान भी इसी तरह शाश्वत रहेगा, इसी तरह से चांद तारे सब, प्रकृति सब इसी तरह से शाश्वत रहेगी। और ज़िंदगी की जो नौका है, यानी कि जो ज़िंदगी का सफ़र है, वो इसी प्रकार से चलता रहेगा। ये सृष्टि है और सृष्टि का क्रम जो है इसी तरह से एक क्रमबद्ध तरीके से इस संसार का जो है एक चक्र है, वो चक्र कभी भी बिना नहीं रुकेगा और बिना रुके चलता रहेगा। तो ये है, मैंने आपको इनका आइडिया दे दिया है। ये नौका विहार कविता की पंक्तियां हैं और ये सुमित्रा नंदन पंत ने लिखी हैं। तो आप इन सभी पद्यांशों की व्याख्या कर लिखिए और प्रसंग लिखिए जिनके बारे में आप जानते हैं, रचना और रचयिता के बारे में अगर आप जानते हैं, और कईयों के बारे में मैंने, लगभग सबके बारे में मैंने बताया है आपको। इनकी आप रचनाएं देखिए और उनके नोट्स बनाकर आप इस नंबर में हमें भेजिए। हम इवैल्यूएट करेंगे और हम दोबारा आपसे बताएंगे कि आपने अच्छा लिखा है और आपको हम दोबारा आपके साथ हम ज़रूर जुड़ेंगे। और इसी के साथ आज के लिए पद्यांश की व्याख्या किस तरह से की जाती है, अगर आपको कोई डाउट्स हैं आप सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब देने का प्रयास करूंगी। और उसके बाद आप अपने कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने प्रस्तुत किए हैं, पिछले पेपर्स में भी पूछे गए हैं ये। और जिन कवियों के बारे में मैंने आपको बताया है उनकी कुछ कुछ रचनाएं ज़रूर पढ़िए ताकि आपको पता चले कि उनकी लिखने की शैली कैसी है, किस तरह लिखते हैं, वो क्या लिखते हैं। मुख्य रूप से महादेवी वर्मा हैं, मीरा हैं, कबीर हैं, रहीम हैं, रैदास हैं, सूरदास हैं, पंत हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो इन सब की कविताओं से आपको ज़्यादातर प्रश्न जो हैं पूछे जाते हैं, तो आप इनको ज़रूर पढ़िए। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूँगी आपसे मैं एक और टॉपिक लेकर, एक और नया सवाल लेकर, तो मैं आपको उसके बारे में बताऊँगी अगली बार। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्ते, दोबारा मिलेंगे।